हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। फ्रेंड्स, ये वीडियो एरर डिटेक्शन से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम एरर डिटेक्ट करेंगे सेंटेंस में, और ये केवीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवीएस में जो एग्ज़ाम आपका होगा इंग्लिश का, जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं इंग्लिश के, उसमें एरर डिटेक्शन भी आएगा। तो आप एरर डिटेक्शन का इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और होपफुली आपको बहुत फ़ायदा होगा। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा ये केवीएस के एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, none of the diplomats at the conference was able either to comprehend or solve the problem। यहाँ पे एरर क्या है ये डिटेक्ट करना है हमें। ए वाला पार्ट पढ़ते हैं अच्छे से। none of the diplomats at the conference none of the diplomats at the conference। ठीक है, ये सही है। यहाँ पे वॉज एबल, नन है तो इसलिए वॉज का यूज़ है, ये सही है। वॉज एबल ईदर टू कॉम्प्रीहेंड, वॉज एबल ईदर टू कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व दी प्रॉब्लम। देखिए सी पार्ट में हमें एरर मिल गया। जैसे लिखा हुआ है ईदर, यहाँ पे बी पार्ट में लिखा हुआ है ईदर, ईदर के बाद में टू लगा है, फिर कॉम्प्रीहेंड लिखा है। उसके बाद में जो और वाला पार्ट है वहाँ पे क्या है, और सॉल्व दी प्रॉब्लम। तो हमें पता है ईदर और के केस में क्या होता है, दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे जो ईदर के बाद में आएगा वही और के बाद में आना चाहिए। जैसे ईदर के बाद में टू आया है तो और के बाद में भी टू आना चाहिए। ओके, लेकिन सी में और के बाद में सीधे सॉल्व लिखा हुआ है तो ये गलत है, यहाँ पे टू आना चाहिए। तो सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फर्स्ट वाले का आंसर सी वाला हो जाएगा, क्योंकि सी वाले पार्ट में एरर है, सॉल्व से पहले टू आएगा। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, रेदर देन गो विद अमित ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम। देखिए, रेदर देन गो विद अमित ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम। सारा जो पार्ट है सेंटेंस का सभी एकदम सही है, दुरुस्त है, करेक्ट है, इसलिए इसमें नो एरर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। थर्ड वाला देखते हैं, ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस जस्टिस एंड केयर्स फॉर मोरल प्रिंसिपल्स। ओके, फर्स्ट वाला ए देखते हैं, ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस। देखिए यहाँ पे ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस जस्टिस, यानी जस्टिस की प्रैक्टिस करता है वो, यानी जस्टिस फॉलो करता है, जस्टिस को मानता है। एंड केयर्स फॉर मोरल प्रिंसिपल, और नैतिक मूल्यों का ध्यान रखता है वो। ओके, तो यहाँ पे देखिए ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस जस्टिस, यहाँ पे वर्ब की बात करी गई, लेकिन ये जो प्रैक्टिस लिखा हुआ है ये होता है नाउन, राइट। जब यहाँ पे सी की जगह पे एस लिख देंगे तो ये वर्ब बन जाएगा। ये जो प्रैक्टिस होता है PRACTISES जो होता है, प्रैक्टिसेस होता है, इस ये वर्ब होती है, ये होता है वर्ब। तो यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है, इसकी जगह पे प्रैक्टिसेस होना चाहिए एस वाला। ओके, तो एरर कहाँ पे है, एरर है ए वाले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रैक्टिसेस में स्पेलिंग की मिस्टेक है, प्रैक्टिस में SES होगा, तब ये प्रैक्टिसेस वर्ब बन जाएगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। The whole block of flats, including two shops, were destroyed in fire. Okay, the whole block of flats, यानी फ्लैट्स का पूरा ब्लॉक, ये लिखा हुआ है। ओके, सेकंड बी में क्या है, इंक्लूडिंग टू शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। देखिए इसमें द होल ब्लॉक्स की बात करी गई है, द होल ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट्स। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा जो बन रहा है होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स का है। सो द होल ब्लॉक इंक्लूडिंग टू शॉप्स वर, यहाँ पे वर लिखा हुआ है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे वॉज होना चाहिए, ये गलत है। इसलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो एरर है वो ऑप्शन सी में है। ओके, वर की जगह पे वॉज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो होल ब्लॉक है, द होल ब्लॉक। ओके, इसलिए वॉज का यूज़ होगा। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और इवन मोर देन दे। ओके, ही फील्स हिज ट्रबल्स, वह अपनी परेशानी को महसूस करता है, एज मच और इवन मोर देन दे, उतना ही जितना कि वो या फिर उनसे और ज़्यादा, ऐसा इसका भाव बन रहा था, मीनिंग बन रहा था। बट ग्रामेटिकल एरर क्या है इसके अंदर, इवन मोर देन दे,
देखिए एरर यहाँ पे बी वाले पार्ट में है, एरर है बी पार्ट में। एज मच एज होता है ना कि एज मच नहीं होगा, एज मच एज होगा, क्योंकि जब कंपैरिजन करते हैं दूसरे से, अगर किसी भी चीज़ की तुलना करते हैं तो एज मच एज हिंदी में होता है जितना उतना, जितना उनका उतना मेरा, जितना मेरा उतना उनका। इस तरीके का अगर सेंटेंस हो तो उसकी इंग्लिश में, उसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो एज मच एज हिज, एज मच एज मी, इस तरीके से यूज़ होता है। ओके, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। ओके, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। यहाँ पे क्या एरर है देखते हैं। देखिए सच रूल्स, ए पार्ट में क्या लिखा है, सच रूल्स ऐसे नियम, डू नॉट अप्लाई टू नहीं अप्लाई होते हैं, टू यू एंड आई। तो देखिए यू के बाद में इस सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यू एंड मी हो जाएगा। यहाँ पे सी वाले में एरर है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कैसे राइट होगा, आई जो है ये सब्जेक्टिव केस होता है, इसकी जगह पे मी आना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे एंड के बाद में मी होगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज इट इज़ अ 9:45 बाई माई वॉच। ओके, टाइम के बारे में बात हो रही है, घड़ी में कितना समय हो रहा है इसके बारे में बात किया जा रहा है। देखिए इट इज़ अ 9:45 मीन्स अभी 10 बजने में, क्वार्टर का मतलब अभी 15 मिनट बचा हुआ है, बाई माई वॉच यानी मेरी घड़ी से। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, सब कुछ एकदम करेक्ट है, दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 8, ओके क्वेश्चन नंबर 8, आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स। ओके, यहाँ पे भी देखिए कंपैरिजन वाली बात है, मोर देन आया हुआ है, तो ध्यान से इसको पढ़ेंगे। आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स। देखिए मोर देन जो लिखा हुआ है, मैंने बताया था जब कंपैरेटिव कोई वर्ड्स लिखे हों तो उनके लेफ्ट और राइट में इक्वल होना चाहिए मामला, दोनों तरफ बराबर चीज़ें लिखी होनी चाहिए। ओके, यहाँ देखिए मोर देन से पहले वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, रीडिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए मोर देन के बाद में टू प्ले लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये प्ले नहीं होगा, प्लेइंग होगा ना, प्लेइंग गेम्स। ओके, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, जो एरर है वो है पार्ट सी में। ओके, पार्ट सी में प्रॉब्लम है, एरर है, तो यहाँ पे प्लेइंग गेम होना चाहिए। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम इज एज फॉलो। ओके, द सम एंड सब्सटेंस, ए वाला पार्ट कोई एरर नहीं है, सही लिखा हुआ है, सम एंड सब्सटेंस, दो वर्ड है, एंड से कनेक्टेड है। ऑफ दिस पोएम, ऑफ दिस पोएम, पोएम सब्जेक्ट है, उसके बाद में इज एज फॉलो, सब्जेक्ट के बाद में इसको इज वर्ब लगा हुआ है, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेक्ट है। एज फॉलोज, तो यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम करेक्ट है, इसलिए यहाँ पे नो एरर होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन इन 1990। ओके, पास्ट की बात हो रही है, क्लियर है एकदम। अब देखिए परहैप्स यू नो, शायद तुमको पता है, दैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन इन 1990। देखिए यहाँ पे हैव का यूज़ किया गया है, सेंटेंस पढ़ने के बाद यहाँ पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। हैव का यूज़ पास्ट टेंस में नहीं किया जाता है, राइट, इसलिए यहाँ पे जो हैव का यूज़ है दैट इज़ एक्सेसिव। ओके, वो ज़्यादा हो गया, उसको नहीं यूज़ होना चाहिए था, तो जो एरर है वो ऑप्शन नंबर बी में है, ये बनेगा परहैप्स यू नो दैट आई पास द एग्जामिनेशन इन 1990। आई पास द एग्जामिनेशन होगा, क्या होगा, आई पास द एग्जामिनेशन इन 1990। क्वेश्चन नंबर 12, द टीचर केप्ट एडवाइजिंग अस टू वर्क हार्ड। ओके, द टीचर केप्ट एडवाइजिंग अस टू वर्क हार्ड। ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है टीचर हमें एडवाइस देते रहती है टू वर्क हार्ड, हार्ड वर्क करने के लिए, लेकिन हिंदी में तो ऐसा सेंस बन गया। ओके, लेकिन इंग्लिश में ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है। कैसे इनकरेक्ट है मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए ऑप्शन, ये जो बी वाला पार्ट है इसका, इसमें क्या है, केप्ट एडवाइजिंग नहीं, ये होता है केप्ट ऑन होना चाहिए, यहाँ पे केप्ट ऑन, केप्ट ऑन होना चाहिए। कीप ऑन मतलब होता है जारी रखना, ओके, कंटिन्यू, तो यहाँ पे केप्ट ऑन होगा। ओके, ऑन यहाँ पे बढ़ जाएगा, केप्ट और एडवाइजिंग के बीच में ऑन आ जाएगा,
तब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। द टीचर केप्ट एडवाइजिंग अस टू वर्क हार्ड, ये ना हो के ये बनेगा द टीचर केप्ट ऑन एडवाइजिंग अस टू वर्क हार्ड। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। ओके, at a very young age he died with heart disease. Okay, at a very young age he died with heart disease. इसमें एरर हमको पता करना है क्या होगा। ही डाइड, जिससे जब कोई बीमारी से जिसकी डेथ होती है तो बीमारी से मरने में जो इंग्लिश होता है वो डाइड ऑफ होता है, ना कि डाइड विद होता है। सो यहाँ पे विद नहीं होगा, विद गलत है, डाइड ऑफ होगा। किसी बीमारी से जब डेथ होती है उस बीमारी का नाम ऑफ के बाद में आएगा। ओके, यहाँ पे ऑफ के बाद में वो बीमारी लाइक हार्ट डिजीज़ हो गया या कैंसर हो गया तो डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ हार्ट डिजीज़, डाइड ऑफ जो भी टीबी है या ऐसे जो भी डिजीज़ हैं उनके नाम यहाँ पे ऑफ के बाद में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे विद नहीं होगा, ऑफ होगा। सो error is in B part of this question. So the right answer will be option number B. Now move on to next question. Question number 14. The average age at which people begin to need eyeglasses are increasing. Okay, यहाँ पे आई ग्लासेस जो ज़रूरत है आई ग्लासेस की वो बहुत बढ़ रही है, उसके बारे में सेंटेंस बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हमें एरर फाइंड आउट करना है। देखते हैं क्या एरर होगा, पढ़ते हैं ए वाला पार्ट इसका। द एवरेज एज, ओके, द एवरेज एज, यहाँ पे तो कोई एरर नहीं है, सिंपल है एकदम। एट विच पीपल, एट विच जिस पर लोग, एवरेज एज जिस पे लोग, ओके, बी भी ओके। नाउ सी, बेगिन टू नीड, बेगिन टू नीड यानी ज़रूरत शुरू हो जाती है। आई ग्लासेस, ओके, आई ग्लासेस आर इंक्रीजिंग, आई ग्लासेस की जो नीड है वो बढ़ रही है, तो आई ग्लासेस आर इंक्रीजिंग। अब आप देखिए यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में दैट इज़ ए वाला पार्ट, द एवरेज एज। तो एवरेज एज सिंगुलर है, राइट, लेकिन जो उसका वर्ब होगा वो यहाँ पे आर लिखा हुआ है। ओके, डी पार्ट में देखिए आर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आर ना होके ये इज़ होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ए वाला पार्ट सिंगुलर है। तो यहाँ पे जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको ऐसे समझ सकते हैं, इस वाले पार्ट को यानी बी और सी को पूरा यहाँ से हम गोल कर दे रहे हैं। ओके, यहाँ से हटा दे रहे हैं, यहाँ तक कि आई ग्लासेस भी हटा दीजिए, आई ग्लास भी हटा दीजिए। अब हमारे पास क्या बच रहा है, द एवरेज एज आर इंक्रीजिंग। गलत है ना, ये क्या होगा, द एवरेज एज इज़ इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा, इज़ इंक्रीजिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में प्रॉब्लम है, तो डी इसका एरर वाला पार्ट है, इज़ होना चाहिए आर की जगह पे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। Question number 15. He is trying to earn money for myself and him. Okay. ए वाला पार्ट क्या है, he is trying, वह कोशिश कर रहा है, to earn money, बी वाले पार्ट में to earn money, पैसे कमाने के लिए, for myself and him। देखिए यहाँ पे सी वाले पार्ट में पढ़ते ही पता चल रहा है कि सी वाले पार्ट में एरर है। he is trying to earn money for me होगा, यहाँ पे क्या होगा, मी हो जाएगा, यानी मेरे लिए वो पैसे कमाने की कोशिश में लगा हुआ है। एंड हिम यानी उनके लिए। ओके, तो यहाँ पे माई सेल्फ की जगह पे मी हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लीजिए, जब आई सब्जेक्ट होगा तब माई सेल्फ लगेगा। ओके, जब आई खुद कुछ काम कर रहा हो तब वो माई सेल्फ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ही वर्क कर रहा है, ही सब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे ही है इसलिए माई सेल्फ नहीं लगेगा, यहाँ पे माई हो जाएगा। वो काम कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है पैसे कमाने की मेरे लिए। ओके, माई सेल्फ नहीं होगा यहाँ पे। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, वी इंडियंस डोंट अंडरस्टैंड दैट ड्राइविंग व्हीकल्स इज रिक्वायर केयर एंड स्किल। ओके, ऑप्शन ए में क्या है, पार्ट ए में क्या है, वी इंडियंस, हम भारतीय, सही है। डोंट अंडरस्टैंड, ओके, वी के साथ में डू का यूज़ हुआ है, सही है, करेक्ट है। डोंट अंडरस्टैंड दैट, अब देखिए ये वाला पार्ट खत्म, दूसरा पार्ट शुरू है दैट के बाद से। दैट ड्राइविंग व्हीकल्स यानी वाहनों को चलाना, रिक्वायर केयर एंड स्किल। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग चेक कर ले रहे हैं। देखिए दैट ड्राइविंग, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, देखिए ड्राइविंग यहाँ पे सब्जेक्ट है, ड्राइविंग व्हीकल्स रिक्वायर, ओके, ड्राइविंग यहाँ पे
सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पे ये रिक्वायर लिखा हुआ है, ये रिक्वायर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिक्वायर्स। ओके, रिक्वायर्स। यहाँ पे रिक्वायर लिखा हुआ है, इसकी जगह पे रिक्वायर्स होना चाहिए। रिक्वायर्स केयर एंड स्किल। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इंडियंस आर वेडेड इन द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इन अ पीसफुल मैनर। ओके, देखते हैं ये वाला पार्ट, इंडियंस आर, बहुत सही। वेडेड इन दी डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इन अ पीसफुल मैनर। ओके, इंडियंस की बात करी जा रही है, इंडियंस की शादी होती है। इंडियंस आर वेडेड इन द डेमोक्रेटिक वे यानी लोकतांत्रिक तरीके से, ऑफ लाइफ यानी जीवन के, इन अ पीसफुल मैनर शांतिपूर्ण तरीके में। ओके, तो वेडेड इन द डेमोक्रेटिक वे, देखिए जो प्रॉब्लम है, जो एरर है वो पार्ट बी में है, क्योंकि वेडेड के बाद में टू आना चाहिए। वेडेड के बाद में टू आएगा, क्या आएगा? टू। इंडियंस आर वेडेड टू द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ इन अ पीसफुल मैनर। अब ये सही हो जाएगा। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। एरर जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है, वेडेड टू होगा, यहाँ पे इन नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, the present president of the United States is thinking of becoming the most supreme leader of the world. Okay, जो प्रेजेंट के प्रेसिडेंट हैं ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, देखिए यहीं पे हमेशा दिक्कत होती है, यूनाइटेड स्टेट्स से पहले द नहीं लगा होता है, तो यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये सही है। द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज थिंकिंग, ओके सही है, सिंगुलर है, इज लगा हुआ यहाँ पे, इज थिंकिंग ऑफ बिकमिंग द मोस्ट सुप्रीम लीडर ऑफ द वर्ल्ड। देखिए यहीं पे प्रॉब्लम है, ये डी वाले पार्ट में प्रॉब्लम है। कैसे? बिकमिंग द मोस्ट सुप्रीम, देखिए मोस्ट भी सुपरलेटिव है, सुप्रीम भी सुपरलेटिव है, दोनों, इनसे ऊपर कोई वर्ड नहीं होता इस कैटेगरी में। ओके, तो दो एक साथ यूज नहीं हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मोस्ट को हम डिलीट कर देंगे, मोस्ट को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा ग्रामेटिकली। ओके, सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। डी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो एरर है वो डी पार्ट में है, और डी पार्ट में कहाँ पे है? तो ये मोस्ट जो है ये एक्सेसिव है, ज़्यादा लिखा हुआ है, मोस्ट नहीं लिखा होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होंगी बातें हैं मेरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? ऑल्दो द ट्रक वॉज मूविंग वेरी फास्ट द ड्राइवर स्टॉप्ड इट इन अ स्किलफुली मैनर। इन अ स्किलफुली मैनर, देखिए पढ़ते ही पता चल रहा है कि स्किलफुली मैनर नहीं होगा, स्किलफुल मैनर होगा। ओके, क्योंकि एडजेक्टिव आएगा, ये एडवर्ब के तरीके से लिखा हुआ है। सो यहाँ पे स्किलफुली नहीं होगा, स्किलफुल होगा। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? Although he achieved great success, but he could not win fame. Okay, although he achieved great success, but he could not win fame. देखिए पढ़ने से क्या पता चल रहा है? देखिए पहली बात, although लिखा हुआ है, तो although के साथ में but का यूज नहीं हो सकता है, राइट? बट का यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ पे सी वाले पार्ट में एरर है, बट का यूज़ नहीं होगा। although के साथ में येट का यूज हो सकता है, या फिर एक कॉमा लगा सकते हैं, कॉमा लगाइए, या फिर येट का यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे बट का यूज़ नहीं होगा। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21। आई प्रिटेंडेड एज इफ इंटरेस्टेड इन दी कन्वर्जेशन बट रियली इट वॉज वेरी बोरिंग। ओके, फिर से पढ़ते हैं, ऑप्शन ए को पढ़ेंगे। आई प्रिटेंडेड एज इफ, मैंने दिखावा किया जैसे, इंटरेस्टेड इन दी कन्वर्जेशन, देखिए बी वाले पार्ट में हमें एरर मिल गया। आई प्रिटेंडेड एज इफ, यहाँ पे क्या होना चाहिए? आई वर, क्या होगा? आई वर। आई प्रिटेंडेड एज इफ, इसके बाद में आएगा आई वर इंटरेस्टेड इन दी कन्वर्जेशन, ना कि इंटरेस्टेड इन दी कन्वर्जेशन, ये इनकम्प्लीट है। आई वर इंटरेस्टेड इन दी कन्वर्जेशन, ये होना चाहिए। जब काल्पनिक बातें होती हैं, इमेजिनरी चीज़ें जब सोची जाती हैं, तो वहाँ पे वर का यूज किया जाता है। ओके, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में एरर है, इसलिए इसका आंसर हो गया। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 22। I don't usually like staying at hotels, but last summer we spent a few days at a very nice hotel by sea. Okay, देखिए पढ़ते हैं फिर से एक बार। I don't usually like staying at hotels, सही है,
कोई एरर नहीं है, मतलब मैं साधारणता या बहुधा मैं नहीं पसंद करता हूँ होटल्स में रुकना। बट लास्ट समर, लेकिन लास्ट समर हमने स्पेंड किया अ फ्यू डेज यानी कुछ दिन एट अ वेरी नाइस होटल यानी बहुत ही अच्छे होटल में बाई सी। अब देखिए जो एरर है वो यहीं पे आ रहा है, बाई सी वाले पार्ट में आ रहा है, यानी सी के बाई सी वाले पार्ट में आ रहा है। देखिए ये ऑप्शन भी सी है और यहाँ पे समुद्र वाला भी सी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बाई सी मैं ये वाला बोल रहा हूँ, समुद्र वाला। यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ होना चाहिए बाई द सी। क्या होना चाहिए? बाई द सी होना चाहिए, यानी बाई के बाद में द आना चाहिए। ओके, सो द एरर इज in option number C. So the right answer will be option number C of question 22. Now move on to next question, that is question number 23. I will try to be on time but do not worry when I am late. Question 23 में I will try to be on time, मैं कोशिश करूँगा समय से होने पे, मतलब मैं समय से रहूँगा इसकी मैं कोशिश करूँगा। बट डू नॉट वरी, लेकिन चिंता मत करना, परेशान मत होना। व्हेन आई एम लेट, अब देखिए सी वाले पार्ट में एरर हमें मिल गया। व्हेन आई एम लेट नहीं होगा, यहाँ पे इफ़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इफ़, यानी परेशान मत होना यदि मैं लेट हो जाऊँ तो। ओके, जब मैं लेट हो जाऊँ तो ये सेंटेंस सही नहीं है। व्हेन नहीं होगा, यहाँ पे इफ़ का यूज़ होगा, राइट। सो द ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन 23। ओके, नाउ 24. The teacher remarked that they all had done it very badly. Okay, फिर से एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 24 में द टीचर रिमार्क्ड दैट, यानी टीचर ने रिमार्क किया या टिप्पणी की या कुछ बताया, दैट दे ऑल हैड, बी वाले पार्ट में दे ऑल हैड डन इट, यानी उन सब ने ये किया था, वेरी बैडली यानी बुरी तरीके से। सो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 25, द ट्रेन इज सपोज टू अराइव एट 10 AM यस्टरडे बट इट वॉज एन आवर लेट। ओके, ट्रेन को 10 बजे तक आना था कल, बट ये 1 घंटे लेट थी। ओके, ऐसा इसका एक्सप्रेशन, ऐसा इसका मीनिंग निकल रहा है। अब देखते हैं एरर क्या है इसमें। द ट्रेन इज सपोज टू अराइव एट 10 AM यस्टरडे। अब देखिए यस्टरडे की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे इस का यूज़ किया गया है और ये बात पता भी चल रहा है कि ये ट्रेन लेट थी। यहाँ भी वॉज है, ओके, यहाँ भी यस्टरडे लिखा हुआ है, बट यहाँ पे इज लिखा हुआ है, तो एरर जो है वो ए वाले पार्ट में है। एरर कहाँ पे है? पार्ट ए में है। द ट्रेन वॉज सपोज टू अराइव, ओके, यहाँ पे वॉज होना चाहिए, इसकी जगह पे वॉज होगा। द ट्रेन वॉज सपोज टू अराइव एट 10 AM यस्टरडे, ट्रेन को कल पहुंचना था 10 AM पे, ओके, बट इट वॉज एन आवर लेट, और ये 1 घंटे लेट थी। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ओके, 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।